हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर नया अध्याय है जिसका नाम है पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं श्वसन के बारे में और उससे संबंधित लास्ट में आएगा क्या, क्विज। ठीक है, देखिए श्वसन की अगर मैं बात करूं तो श्वसन है क्या। सर सीधा सीधा श्वसन का मतलब क्या होता है। एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ग्लूकोज गया और उस ग्लूकोज का हमने कर दिया अपघटन, तोड़ दिया। ठीक है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, क्या कहलाएगा, श्वसन। क्योंकि क्या मुक्त होगी, ऊर्जा। सिंपल भाषा में बोला क्या कि भैया एक कोशिका के अंदर गया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को हमने या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हमने तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला और ऊर्जा उत्पन्न हो गई। क्या कहला रहा है, श्वसन। खत्म, इतनी सी बात होती। तो मेरे ख्याल से श्वसन का मीनिंग तो सिंपल सा समझ में आ गया। अब यहाँ पर कई सारी चीजें दे रखी है। ये जो लैंग्वेज जो यहाँ पर दे रखी है इसमें सीधा लिखा हुआ है सांस, लिखा हुआ है श्वसन को क्या बोल रखा है, सांस। कि ऊर्जा मुक्त होती है, कि कोशिका के अंदर जो जटिल अणु होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनफैक्ट देखिए ग्लूकोज तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भी हम तोड़ते हैं, यहाँ तक कि हम प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम वसा को भी तोड़ देते हैं। लेकिन कब तोड़ते हैं प्रोटीन और वसा को, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। समझ में आया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्यों करनी जरूरी है, जरा सोचिए। अगर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर हाथ हिला रहा हूं, इनफैक्ट मैं सो भी रहा हूं, तो मुझे चाहिए क्या, ऊर्जा। मेरी शरीर की हर जैविक क्रिया के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न हो रही है, श्वसन से उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए श्वसन करना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जिसका होता है उसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी क्रियाधार। वो श्वसनी क्रियाधार क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, लेकिन पादपों में ना, पादपों में प्रोटीन और वसा, यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल को भी हम यूज में ले सकते हैं, पादपों में भी। और हमारे अंदर भी यूज में लेते हैं। ऐसे नहीं है कि पादपों में ही होते हैं, हमारे अंदर भी यूज में लेते हैं। नहीं है समझ में। देखो ये मेरे अंदर मान लो ग्लूकोज गई। ग्लूकोज कौन है, सर जी शर्करा है। मैंने कहा ठीक है, शर्करा गई, हमने इसका ऑक्सीकरण किया, हो गई उत्पन्न ऊर्जा। अब मान लो मेरे अंदर क्या नहीं है, मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं गई, अब ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी। तो इस परिस्थिति में हम किसको तोड़ते हैं, वसा को। वसा नहीं होती तो प्रोटीन को, और प्रोटीन भी नहीं होएगा तो फिर हम तोड़ते हैं किसको, कार्बनिक अम्लों को। जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, सक्सेनिक अम्ल हो गया, फ्यूमेरिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, ये क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल। इन कार्बनिक अम्लों को फिर तोड़कर क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली इस श्वसन प्रक्रिया में क्या बन रही है, ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, और फिर उसी एटीपी को हम यूज में लेते हैं। बताएं, सारे बिंदु क्लियर, डंडना डंडन। चल नेक्स्ट, अब बात आते हैं कि देखिए हमारे अंदर अगर हमें श्वसन करना है, हमें मनुष्य की अगर बात करें तो हमारे अंदर कोशिका में ग्लूकोज तो गया। जैसे मैंने रोटी खाई, रोटी में क्या था, मंड था, स्टार्च था। अंदर गया स्टार्च, रोटी गई अंदर, उसका पाचन हुआ, स्टार्च टूटा किसमें, ग्लूकोज में गया, ग्लूकोज बन गया, पाचन हो गया, ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज मेरे रक्त में आएगा अवशोषण से। अब मेरा रक्त उस ग्लूकोज को देगा किसको, कोशिकाओं को। कोशिकाओं के अंदर क्या चला गया, ग्लूकोज चला गया। चलो सर, डंडना डंडन। पादपों में भी ऐसे, पादपों में पाचन नहीं होगा, पादपों में तो सीधा प्रकाश संश्लेषण से क्या बन गया, ग्लूकोज। हमने उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, यहाँ पर पाचन वाचन तो होएगा नहीं, है ना। तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब बात आ रही थी यहाँ पर, श्वसन दो प्रकार का है, एक वायवीय और एक अवायवीय। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मान लो वायवीय श्वसन की बात करते हैं, अनुपस्थिति तो चलो ठीक है हम देखेंगे, एनारोबिक यानी अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब हमें तो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, देखिए हम वायु से ले रहे हैं ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में आदान प्रदान हो रहा है, फिर फेफड़ों से होते हुए हमारे रक्त में जाएगी, हमारा रक्त ऑक्सीजन को लेकर जाएगा कोशिकाओं तक। सिंपल सा पढ़ा है आपने। लेकिन पादपों में कोई श्वसन अंग तो नहीं होता, कोई फेफड़े नहीं होते, तो पादपों में ऑक्सीजन कैसे जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पादपों में जो पत्तियां होती हैं या जो तना जो होता है, इनमें होते हैं रंध्र, और तने में होते हैं वातरंध्र। क्या, रंध्र और वातरंध्र, छिद्र होते हैं। पत्तियों में जो होते हैं बड़े होते हैं, रंध्र होते हैं, और तने में भी होते हैं छेद, जिनको हम वातरंध्र बोलते हैं। याद करिए, शारीरिकी में पढ़ा था। ठीक है,
तो ये रंध्र और वात रंध्रों से विसरण प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन आती है। आ गई ऑक्सीजन, आ गई जी, आ गई। चले आगे। अब ये ऑक्सीजन जो आई है ये गई। सर ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण से भी बनती है। मैंने कहा जो प्रकाश संश्लेषण से बनी है वो तो यूज में आएगी 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 आएगी। और अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वायुमंडल से भी आ सकती है इन छेदों के द्वारा। आया समझ में कि भैया देखो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं बनी थी, याद करिए ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। हाँ, क्या वो ऑक्सीजन यूज में नहीं आएगी? आएगी। और ऑक्सीजन चाहिए तो कहां से आएगी? सर वातावरण से आ जाएगी। किसके द्वारा? इन रंध्रों के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, कोई फेफड़े वेफड़े नहीं होते, इसलिए सीधा वातावरण से विसरण प्रक्रिया द्वारा। याद रखना कौन सी प्रक्रिया द्वारा? गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बेटा जी? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीधा सीधा बिंदु याद रखना, ठीक है। अब ये जो होते हैं देखिए, इनमें तना मूल पत्ती, इन सभी में ही देखिए हमारे अंदर वायु आई, फेफड़ों में गई, फिर फेफड़ों से रक्त में आया ऑक्सीजन, रक्त से फिर पूरे शरीर की कोशिकाओं में गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा अंग तो है नहीं ये हर एक कोशिकाओं को भेज दे, तो पत्ती में भी, तने में भी, है ना, और जड़ों में भी। जी हाँ, जड़ों में भी ऑक्सीजन आती है। सर जड़ों में कहां से आ जाएगी? जरा सोचिए, आप खेतों को जोतते हैं, करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं, खोखला करते हैं, जमीन को करते हैं, ताकि उन मिट्टी के कणों के अंदर ऑक्सीजन व्याप्त हो जाए। फिर वो ऑक्सीजन जड़ों में भी आ जाती है विसरण प्रक्रिया द्वारा। तने में वातरंध्र होते हैं, जड़ों में भी होते हैं रंध्र, छोटे छोटे बहुत बारीक वातरंध्र होते हैं। मेनली वातरंध्र किसमें होते हैं? तने में। और पत्तियों में तो होते ही है रंध्र। आ जाती है कौन? ऑक्सीजन आ जाती है, आदान प्रदान हो जाता है, खत्म। बताए, सीधी सी बात थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कोई कमी नहीं है। देखो ऑक्सीजन अगर कम भी आ रही है जड़ों के पास, तने के पास या पत्तियों के पास, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से तो बनी थी ना ऑक्सीजन। इसलिए क्या बोल रहा है कि ज्यादा कोई समस्या नहीं है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है ऑक्सीजन को लेने की। लेकिन हमारे लिए तो है ना ऑक्सीजन को लेने की। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं ना। ये इनके पास इतनी ज्यादा समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तो ऑलरेडी निकल रही है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम ले सकते हैं, हम मतलब पादप ले सकते हैं ऑक्सीजन। ये है बात, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी तो वही है, तने में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, वातरंध्रों से आ जाती है, ठीक है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादप सतह के पास होती है, जहां पर विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन आ जाती है। ठीक है सर, नॉर्मल सी चीज थी, समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बाकी ये ठीक है, यांत्रिक सहारा देती है ना, हवा के संपर्क में होती हैं। जितनी भी पादप की कोशिकाएं हवा के संपर्क में होती हैं और सीधा सीधा अपने अंदर वायु को खींच लेती है। बेटा कुल मिलाकर बात देखो, घुमा फिरा कर वही है। देखो समझना सीधा सीधा, मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मेरे अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ, ओके, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त हो गई, ओके। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगी? इसका कुछ भाग वातावरण में जाएगा, क्योंकि हमें कहां से मिल रही ऑक्सीजन? जो पादपों ने निकाली। कुछ भाग वातावरण में गया, ठीक है, कुछ भाग अंदर रह गया। अब कुछ भाग जो अंदर रहा है, जो अंदर रह गया, उसको यूज में लेंगे किसके लिए? श्वसन के लिए, है ना। लेकिन अगर ज्यादा आवश्यकता है तो पादप की सारी कोशिका वायु के संपर्क में है, ले लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर। तो पादप के लिए ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है प्रभु। कुल मिलाकर बात यह है। तो मेन चीज क्या है? हमें तो ये पढ़ना है कि श्वसन किन किन चरणों में होता है, श्वसन कैसे कैसे होता है, ग्लूकोज को कैसे कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। तो बेटा जी यहां पर सीधी सी प्रक्रिया दे रखी है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला और ऊर्जा निकली। यही क्या कहला रहा है आपका? श्वसन। यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया है, कोशिकीय श्वसन कहला रहा है। डन, सिंपल सा था। चले आगे। अब मेन क्या है इस चैप्टर में? बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। मेन क्या है इस चैप्टर में? सर जी मेन जो है वो है श्वसन के चरण।
श्वसन जो प्रक्रिया होती है उसके कितने चरण हैं, ये है मेन चीज। अब हम देखने वाले हैं यहां पर कि भैया श्वसन जो होता है वो कौन कौन से चरणों से बना होता है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, श्वसन की अगर मैं बात करूं तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है ना, 4 चरणों से बनी हुई है। हमारी बुक में 3 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा। 4 चरणों से बनी होती है श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर हो रही है। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखना, क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। ठीक है जी। दूसरा है तीसरा है क्रैब चक्र, और चौथा है ईटीसी या ईटीएस भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, देखेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये 4 चरण होते हैं किसके? श्वसन के। 4 चरणों में संपन्न होता है क्या? श्वसन। ठीक है, सबसे पहले ये होते कहां कहां पर है, इनके पहली स्थिति देख लेते हैं। देखिए, ये होता है कोशिका द्रव्य में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 स्टेप जो है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही जगह हो रहे हैं क्या? नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आधात्री, अगर आपको याद आ रहा हो, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, वहां पर होता है। ये भी आधात्री में होता है, मैट्रिक्स में होता है। यानी ये दोनों चरण तो आधात्री में होता है, लेकिन आखिरी जो है ईटीएस जो है, ये कहां पर होता है? याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली थी, कुछ वलन ले रही थी, याद आ रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली जो होती है, अंतः झिल्ली होती है, जो कुछ वलन ली थी, याद आ रही? क्रिस्टी बताया था कोशिका वाले चैप्टर में, वहां पर होता है। तो होती है तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये दोनों तो आधात्री में होती है, और ये कहां पर होती है? जो अंत्य झिल्ली होती है, जो घूम जाती है अंदर की तरफ, वलन लेती है, उसमें होता है। ये कोशिका द्रव्य में होता है। डन, क्लियर? चले आगे। आइए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, आइए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं ईएमपी पथ। क्या बोलते हैं? ईएमपी पथ बोलते हैं, ईएमपी पथ। अब सर ये ईएमपी क्या है, पूछेंगे ना। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पथ। ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है? कोशिका द्रव्य में होती है। ईएमपी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, 3 वैज्ञानिक है, ये 3, एम्बडन, मेयरहोफ और पारेनस। क्या क्या इसके नाम में आ रहा है? गुस्ताव एम्बडन, ओटो मेयरहोफ, जैकुट पार्नस। एम्बडन, मेयरहोफ, पार्नस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने खोज करी थी, इसीलिए इस पथ को बोला जाता है ईएमपी पथ। सिंपल, ग्लाइकोलाइसिस की खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है खोजा था इन्होंने, इसलिए हम इसको ईएमपी पथ भी बोलते हैं। डन, सिंपल सा। अब ध्यान से सुनना, इसमें कहां पर हो रहा है? ये मैंने आपको बता दिया कहां पर हो रहा है। ये सर कोशिका द्रव्य में हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है। ठीक है, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है इसमें। आप बोलेंगे क्या सर, वापस से बोलना, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने क्या बोला था, श्वसन में क्या होता है? सर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, मैंने कहा तोड़ते हैं।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इस पथ में, यानी जो पहला चरण है इसमें कोई ऑक्सीजन यूज में नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रही। ठीक है, तो होएगा क्या इस चरण में, होएगा क्या देखिए, ये है। अच्छा, यहाँ पर एक जल का अणु निकलता है, जल का अणु निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जल का अणु निकलता है। होएगा क्या इस चरण में, ध्यान से सुनिएगा। इस चरण में कुल मिलाकर ये 10 चरण से बनी होती है। ये पथ जो है ये 10 चरण का होता है। ये बात समझ में आ गई। ये जो पथ जो होता है कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप्स का होता है, 10 चरणों का होता है। देखिएगा इस तरीके से, ये अभी बताऊंगा कितने स्टेप्स का होता है। 10 चरणों का होता है ये पथ, 10 चरणों का पथ होता है। ठीक है, जिसमें 10 एंजाइम होते हैं। हर चरण में क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, 10 एंजाइम लगते हैं। फाइनली बनता क्या है, क्यों करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि 7वां बिंदु यहां लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर 2 एटीपी और 2 NADH2 बनते हैं, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। 2 एटीपी और 2 NADH2 का निर्माण होता है किसमें, इस पथ में, ग्लाइकोलाइसिस। कहां पर हो रही है, कोशिका द्रव्य में। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे एक बार देख लेते हैं स्टेप। ये रही, देखिए ग्लूकोज नंबर, देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, G6P का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बनता है बेटा जी। अब यहां पर लिख नहीं पाऊंगा, मैं यहां लिखता हूं, बेटर ये रहेगा, फिर मैं आपको तुलना कराकर दिखा देता हूं। ठीक है, यहां लिखता हूं, देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 3PGAL, ये मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था। 3PGAL, 1,3 बाई PGA, 3PGA, 2PGA, PEP, पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। ठीक है, ये है 9 चरण आपको दिख रहे हैं। एक, कितने चरण दिख रहे हैं आपको, सर 9 दिख रहे हैं। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये तो 9 है, 10 का है। देखिए ये जो 3PGL है, इसका एक समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है इसका, DHAP। DHAP, देखिए यहां पर लिखा हुआ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी, यहां लिख देता हूं DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ना भी लिखूं तो आप यहां से देख सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, इसका 3PGL का आइसोमर होता है। ठीक है, अब देखिएगा इन सारे चरणों को, देखिएगा मैं नंबरिंग वापस से दे रहा हूं, तभी तो 10 होंगे ना। ठीक है जी, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6 7 8 9 और 10। ये है 10 चरण की टोटल ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 3PGL, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, ये फुल फॉर्म मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, उस चैप्टर में। फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3 क्या बता रहा था, कार्बन की संख्या नहीं, 3 पोजीशन बता रहा है, किसकी, फॉस्फेट की। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां पर Al का मतलब एल्डिहाइड और A का मतलब एसिड,
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 और 2 और ये 1 3 क्या है, ये पोजीशन है किसकी, फॉस्फेट की। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, यानी एक ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है तो कितने अणु बनेंगे, 2। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ आपने याद रखना है। मैं यहां से ये डीएचएपी हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मेन जो चीज जो याद रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए आपको याद रखना इन 10 चरणों में पहला और तीसरा जो चरण है, ऐसे याद रखना, पहला और जो तीसरा चरण है उसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले चरण में एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, बन नहीं रही। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था एटीपी बनेगी, रुको, एटीपी खर्च हो रही है, खर्च हो रही है कितनी, 1। एटीपी टूटेगा तो एडीपी बनेगा, फॉस्फेट बनेगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट अलग होएगी तो क्या बचेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। किसको यूज में लिया, एटीपी को ऊर्जा यूज में ली, पहले और तीसरे चरण में एटीपी हो गई यूज में। देख लीजिए यहां पर ये एटीपी, ये एटीपी, देख लीजिए पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण जो है इसमें देखिए ये पहला और तीसरा चरण कब याद होंगे, जब आपको ये पूरी स्टेप्स सारी की सारी याद होंगे, तभी इसका मतलब है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ये तभी याद होगी जब आपको ये 10 स्टेप्स याद होंगे। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में एक एक एटीपी खर्च हो गई। टोटल कितनी एटीपी खर्च, सर एक यहाँ 2 एटीपी खर्च हो गई है। डन, चल ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां। अब छठे और सातवें चरण में देखिएगा, छठे और सातवें चरण में आपने देखना, देखिएगा कौन सा, ये पांचवा, छठा और सातवां। अब जो छठा चरण है उसमें देखिएगा ये 6th स्टेप है, इसमें देखिएगा, और सातवें चरण में देखिएगा। छठे चरण में ध्यान से देखिएगा, ये फ्रक्टोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, लेकिन 3PGL 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे, इसके भी 2 अणु, इसके भी 2 अणु, इसके भी 2 अणु, क्योंकि ये बैलेंस करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, लेकिन ये तो 3 कार्बन, तो कितने अणु लिए, 2। अब 2 से 2 यहां जब बनाते हैं तो 2 Na, ध्यान से सुनना, 2 यहां पर देखिएगा, छठे चरण में देखिएगा 2 NaDH2 का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और सातवें चरण में 2 ATP का निर्माण हो रहा है, निर्माण, यहां पर खर्च हुए थे, यहां पर निर्माण हुआ है 2 ATP का। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए, तो किसमें, छठे चरण में, पहले और दूसरे चरण में एटीपी खर्च हुई, छठे चरण में, 6th स्टेप में, छठे चरण में याद रखना है आपने, NaDH2 निर्माण हुआ। सातवें चरण में, रुक जाइए, अब सातवां जो चरण है उसमें 2 एटीपी बने हैं। ठीक है, एक बार 9वां और 10वां चरण और देखते हैं। ठीक है, ये जो 10वां चरण है इसमें भी 2 एटीपी बनती है। 10वें चरण में देख लीजिएगा, यहां पर ये 10वां चरण है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए। देखिए जो नीचे लिखा हुआ मैंने यहां पर वापस से वही लिखा, कितने चरण हो गए, 7 8 9 और 10। देखिए 10वें चरण में एटीपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बन रही है। तो 10वें चरण में, 7वें और 10वें चरण में एटीपी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और 9th चरण में जल निकल रहा है। याद रखना, जो 9th चरण है उसमें जल निकलता है, देख लीजिए
देख लीजिए, जल केवल एक ही चरण में निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ किसमें, इसमें 9th चरण में। तो ये जो चीज जो लिखी है ना, ये अगर याद रह गई, प्रभु ग्लाइकोलाइसिस याद रह जाएगा, क्योंकि पूछा यही जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के आपने 10 स्टेप याद कर लिए, हाँ ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट, 3 PGL 1,3 बाई PGL 3 PGA 2 PGA 2 PEP, 2 पायरुविक एसिड, ये तो जवानी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनमें ये जो 10 स्टेप होंगे, जिसमें ये वाला स्टेप याद रखना, 5वां कौन सा था, DHAP, ये भूल जाते हैं, इसका आइसोमर था ये, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अब इन 10 चरणों में पहले और तीसरे चरण में ATP खर्च हुआ, 7वें और 10वें चरण में ATP बना, 6ठे चरण में NADH2 बना, 9th चरण में H2O जल निकल गया, ठीक है। मुद्दा था ये इनको देखो, इनको देखने के बाद में आप मुझे बताओ ATP खर्च कितनी हुई। सर 1 2 ATP खर्च हुई है, हाँ 2 ATP खर्च हो गई। बनी कितनी है सर, 2 और 2 4 ATP बनी और 2 खर्च हो गई। नेट प्रॉफिट कितना हुआ सोचिए, 2 रुपए मैंने खर्च कर दिए और 4 रुपए मैंने कमाए, टोटल मेरे पास कितने रुपए बच गए, 2 रुपए ना, सिंपल। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ सर, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का क्या हुआ है, निर्माण हुआ, और 2 NADH2 का निर्माण हुआ, खत्म। और सोचिए मैंने आपको यहां पर क्या दिखाया था, ये क्या बताया था, सोचिए यहां पर क्या कोशिका द्रव्य में हो रही है, क्या बताया था यहाँ पर, 2 ATP और 2 NADH2 का हमें क्या करना है, निर्माण करना है, सीधा सा था। बताइए क्लियर है, दंडना दंडन, चले आगे। सो कुल मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 2 ATP और 2 NADH2 बन चुके हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखिएगा, ये कोशिका मान लो एक पादप कोशिका है जिसमें ये उसका केंद्रक है, ये बाहर कोशिका द्रव्य है जहां पर हमने ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल बना दिए और इसमें कुल मिलाकर 2 ATP बन गई है और 2 NADH2 बन गए हैं। बताएं, बोल सकते हैं, सोचिए एक ग्लूकोज को हमने तोड़कर 2 पायरुविक एसिड बना दिए, 2 ATP बना दी, 2 NADH2 बना दी, ये है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। कहां पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य में, डन। चल अब इसी के अंदर कौन है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखिए यहां पर अब बात आ जाएगी, ध्यान से सुनना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ध्यान से सुनना, वायवीय और अवायवीय, यूज में ही नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं रही है, तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज में नहीं आती, वायवीय श्वसन में ये पहला चरण है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ऑक्सीजन यूज में ही, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज में आई, दिमाग के अंदर कौन है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखिए यहां पर अब बात आ जाएगी, ध्यान से सुनना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ध्यान से सुनना, वायवीय